नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, यह तो वही था। मम्मी ने उसे हॉर्लिक्स का कप पकड़ाया तो वह चम्मच से उसे मिलाते हुए उगते सूरज को देखने लगी। उसकी 26 साल की जिंदगी में यह शायद तीसरी या चौथी दफा ही था कि वह उगते सूरज को देख रही थी। पहली बार उस दिन देखा था जब दादी गुजर गई थी और डैडी और मम्मी उनकी बॉडी हॉस्पिटल से लेकर आए थे। और उसके बाद तब जब सुबह सुबह पूनम मौसी कारगिल में मौसा जी की मौत की खबर मिलने पर रोते बिलखते उनके घर आई थी। तीसरी बार नींद भारी आंखों से उगते सूरज को तब देखा था जब उनके पड़ोस के घर में चोरों के एक गैंग ने सेंध लगाई थी और डबल मर्डर की जांच के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें जगा दिया था। सूर्योदय जैसा इतना पवित्र और सुंदर दृश्य उसके जीवन में बुरी खबरों का संकेत कैसे बन गया था। शालिनी, तुम्हें पेपर चाहिए? जब मम्मी उसे सालू न कहकर शालिनी बुलाती थी, वह समझ जाती थी कि मम्मी उसे लेकर परेशान है। इसीलिए उसने एक बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर ओढ़ ली थी। लेकिन मम्मी डैडी में से किसी से भी वह अपनी परेशानी छिपा नहीं पाई थी और तैयार होने के बहाने से अपने कमरे की तन्हाई में गुम हो गई थी। आमतौर पर काम पर जाने के लिए तैयार होना उसे बेहद पसंद था। वह हमेशा बहुत ध्यान से तैयार होती थी, लेकिन हाल के दिनों में यह तैयारी और भी बढ़ गई थी। वह अपने कपड़ों को बहुत ध्यान से चुनती और फिर उन्हीं के हिसाब से साज संवार का बाकी सामान इस्तेमाल करती। पिछले 6 महीनों से आईएनए मार्केट मेट्रो स्टेशन से कनॉट प्लेस तक का उसका रोज का सफर उस एक शख्स की वजह से कुछ खास सा बन गया था। शालिनी को अभी तक उससे वह पहली मुलाकात याद थी। दिवाली की वजह से मेट्रो में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी और वह अपने पीछे खड़े आदमी की बेहुदा हरकतों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसे रोना आ रहा था, पर तभी यह देखकर उसे हैरानी हुई कि एक अनजान शख्स ने उसके लिए अपनी सीट छोड़ दी और एक ढाल की तरह उसके और उस घिनौने आदमी के बीच खड़ा हो गया। राहत की सांस लेते हुए शालिनी ने सिर झुकाकर उसे शुक्रिया अदा किया और बाकी का सफर चुपके चुपके उस शख्स को निहारते हुए बिताया। वह मिल्ड एंड बुश के नायक की तरह तो नहीं था, लेकिन बिना दाढ़ी मूछ का उसका युवा चेहरा मोहरा उसे घायल करने के लिए काफी था। उस दिन से पहले शालिनी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिवाली के मौके पर हुई इस अचानक मुलाकात के बाद वह हर कहीं नजर आने लगा था। उनकी ये मुलाकातें, अगर उन्हें मुलाकात मान लिया जाए तो बिना लफ्जों की होती थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फौरन नजरें इधर उधर कर लेते। वह शालिनी से पहले मेट्रो पकड़ लेता था और जिस दिन भीड़ ज्यादा होती वो हमेशा अपनी बगल की सीट उसके लिए रोक कर रखता था। कभी कभी जरूरत से ज्यादा भीड़ होने की वजह से जब वह उसके कंधे के पास सट कर खड़ी होती तो उसका मन करता था कि वह अपने सिर को उसके कंधे पर रख दे। ऐसा करने से वह खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाती थी। वह जानती थी कि यह सब बड़ा नाटकीय सा था, लेकिन क्या यह नाटक ही प्यार की रोमानियत को कुछ खास नहीं बना देता? कल तक शालिनी उस अनाम अजनबी के साथ अपने बेलक्ष्य रिश्ते से संतुष्ट थी, लेकिन आज उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। यह काफी कुछ उस पहले प्यार को खो देने जैसा था जो रूमानी किस्सों में वह अब तक पढ़ती आई थी। कल शाम मम्मी ने शालिनी को बताया था कि मिस्टर कपूर और उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ उनके लाउंज में कॉफी पर उनसे मिलने आ रहे हैं। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि अपनी होने वाली बहू से मिलने का एक शालीन तरीका था। इसी प्रथा को आमतौर पर उत्तर भारत में लड़की देखना कहा जाता है। कई पीढ़ियों से उनके परिवार की शादियां इसी तरह से तय होती आ रही थी। पूनम मौसी को तो चाय की ट्रे के साथ उस कमरे में जाना पड़ा था जहां उनके होने वाले सास ससुर मुस्कुराते हुए उनके माता पिता के साथ बैठे थे। शालिनी को इस मुश्किल कवायद से तो छूट मिल गई थी, लेकिन फिर भी देखने परखने की प्रक्रिया से तो उसे गुजरना ही था। आम हालातों में उसे इस सब से कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि शायद शादी के ख्याल से वह खुश ही होती। लेकिन कल
उसने खुद को दुविधा के बादलों से घिरा हुआ पाया। मम्मी हमेशा की तरह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है शालिनी? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुम जानती हो हम कभी तुम पर यह जोर नहीं डालेंगे कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करो। अगर कोई लड़का है तो मुझे बताओ। तुम्हारे डैडी और मैं जाकर उसके माँ बाप से मिलकर सब ठीक कर देंगे। शालिनी चुप रही। वह अपने बारे में तो जानती थी, पर उसके बारे में क्या वह भी उसे पसंद करता है, या फिर साथ सफर करने वाली एक मजबूर लड़की की मदद उसने महज इंसानियत के नाते की थी, या उससे भी बदतर अपने एक जैसे सफर की बोरियत को दूर करने के लिए यह सिर्फ एक सस्ता मनोरंजन था। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने, चुपके से निहारने और कभी कभार उंगलियों से छू भर लेने के अलावा उन्होंने कभी एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोला था। और अगर वह पहले से ही शादीशुदा हुआ तो हिंदुस्तान की औरतों का सिंदूर और मंगलसूत्र तो बाकी दुनिया को यह बताने के लिए काफी होता है कि वह शादीशुदा है। लेकिन आदमियों के मामले में ऐसा कोई संकेत नहीं होता। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। इन शब्दों के साथ शालिनी ने अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए दबाकर आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया। उसने फैसला किया कि आज आखिरी बार वह 9:23 की मेट्रो लेगी। कल से वह 8:58 की मेट्रो पकड़ेगी और काम पर कुछ जल्दी पहुंच जाया करेगी। एक बार इस अध्याय को बंद कर देने के बाद इसे दोबारा शुरू करने में कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन बस आज आखिरी बार वह उसे देखना चाहती थी। शायद बताना चाहती थी कि वह किसी और से शादी करने जा रही है, और उसकी प्रतिक्रिया से उसकी भावनाओं को पढ़ना चाहती थी। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी जल रही थी कि शायद सब ठीक हो जाए। वह चिंता भरी आंखों से उस कोच की भीड़ में उसे तलाशती रही जिसमें वे हमेशा सफर करते थे, लेकिन वह नहीं आया। जब आखिरी रोशनी बुझ जाती है तो कोई आवाज नहीं होती। ख्वाबों के चकनाचूर होने और दिल के टूटने की भी आवाज नहीं होती। और इसीलिए शालिनी की सिसकियां मेट्रो के शोर में गुम हो गई। उसने कम से कम साज श्रृंगार और गहनों के साथ गुलाबी चंदेरी रेशमी साड़ी पहनी थी। यह रंग उसके सांवले चेहरे पर फब रहा था, और इससे इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि उसके चेहरे की रंगत दूसरे दिनों के मुकाबले फीकी थी। उसके छोटे पिक्सी स्टाइल बाल उसके सिर पर चमकदार टोपी की तरह लग रहे थे और उसके सुंदर नए नक्श के साथ खूब जच रहे थे। डैडी ने उसके परिष्कृत सौंदर्य को देखकर अपनी खुशी का इजहार किया, और मम्मी ने बुरी नजर से उसे बचाने के लिए उसके कान के पीछे एक छोटा सा काला टीका लगा दिया। उसे पता था कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में सुनापन था और जिंदगी की चमक वहां से गायब हो गई थी। उसके होठों के कोने जैसे उदासी और अस्वीकृति के भाव से झुके हुए थे। उसे कोई उत्साह, कोई उत्सुकता महसूस नहीं हो रही थी, और न अपने रूप रंग को लेकर कोई गर्व ही हो रहा था। उसने इस खास तरीके से साज श्रृंगार किया था क्योंकि सब उससे ऐसी उम्मीद कर रहे थे। कुछ ही देर में एक महंगे फर्नीचर पीस की तरह उसकी जांच परख की जाने वाली थी, और इसी भाव से उसने खुद को अभिव्यक्त किया था। शाम ठीक 6:15 पर, जब क्षितिज पर गुलाबी नारंगी रंग का सूरज दिखाई दे रहा था, वे उसके लाउंज पहुंचे और देखा कि मिसेज और मिस्टर कपूर पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। सॉरी, आपको इंतजार कराया, डैडी ने मिस्टर कपूर से हाथ मिलाते हुए कहा। नहीं, असल में हम ही पहले आ गए। प्लीज आप लोग बैठिए, रोहित बस 5 मिनट में आने वाला है। वह ऑफिस से सीधे यहीं आ रहा है। शालिनी ने ध्यान से कपूर दंपत्ति को देखा। वे एक आम उच्च मध्यम वर्गीय जोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। उसके माँ बाप कैसे दिखते होंगे? क्या वे उससे मिलने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाते? आह, रोहित आ गया। मिस्टर कपूर ने अपने बेटे की तरफ हाथ हिलाया।
जैसे ही शालिनी ने उस इंसान से मिलने के लिए खुद को तैयार किया जो भविष्य में उसका पति हो सकता था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी हथेलियां चिपचिपी सी हो गई। पिछले कुछ घंटों से खुद को इन सब बातों से अलग थलग रखने के बावजूद अचानक उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। क्या यह ठीक होगा कि वह शादी एक इंसान से करे और अपने दिल में किसी और का सपना देखे? क्या यह विश्वासघात नहीं होगा? इससे बेहतर यह होगा कि वह कुंवारी ही मर जाए। उसे यहाँ आने से मना कर देना चाहिए था। मम्मी को सच्चाई बताने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए थी और इस ढोंग का हिस्सा बनने से उसे इनकार कर देना चाहिए था। वह किसी भी हालत में इस शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती। यह पाप होगा, इन लोगों के खिलाफ एक जुर्म होगा और आखिर में सच सामने आ ही जाएगा और तब शर्मिंदगी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक सिहरा देने वाली शर्मिंदगी। उसके कदमों की आहट पास आ रही थी। शालिनी के कानों में उसके दिल की धड़कनों की आवाज इतनी तेज आने लगी मानो उसे बहरा कर देगी। कुछ पलों बाद दिल की धड़कनों के शोर में उसे एक कोमल युवा स्वर सुनाई दिया और कुछ शर्माते हुए उसने ऊपर देखा। यह तो वही था। वह भी उतनी ही हैरानी के साथ उसे देख रहा था। फिर उसने एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ शालिनी को देखा जो शुरू तो उसके होठों से हुई थी, लेकिन जिसकी चमक उसकी आंखों तक पहुंच गई। अचानक शालिनी की दुनिया में इंद्रधनुष के रंग और मीठे संगीत की लहर घुल गई और इस सब के बीच उसके लाउंज की खिड़की से नजर आ रहे चमकीले सूरज के सामने रोहित अपनी युवा मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। शायद सूरज भी मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।